छात्राओं, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आज हम प्राचीन विश्वविद्यालय या प्रमुख शिक्षा केंद्र के विषय में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख केंद्र गुरुकुल सर्वत्र विद्यमान थे। बौद्ध धर्म के विस्तार के उपरांत विद्यालयों जैसी संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इस धर्म में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए विशिष्ट शिक्षा पर बल दिया जाने लगा। इस हेतु बौद्ध विहार ही सर्वाधिक उपयुक्त थे, अतः वे शिक्षा के केंद्र बन गए। कालांतर में अनेक विहारों में विद्या के सभी विषयों का पठन पाठन प्रारंभ हो गया और ये सभी के लिए खोल दिए गए। इन विहारों के अतिरिक्त अनेक संघारामों का भी विकास हुआ, जहां आध्यात्मिक चिंतन हुआ करता था। इस काल के शिक्षा केंद्रों का प्रबंध किसी विशिष्ट विद्वान के निर्देशन में होता था, जो कि समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाता था। वह प्रबंधक अपने ज्ञान और विद्वत्ता में अग्रणी होता था। वहां के प्रधान आचार्य के प्रबंध में सहायता प्रदान करने के लिए समितियां होती थी कई सारी। शिक्षा समिति के प्रबंध के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों का निर्धारण और व्यवस्था का नियोजन होता था। प्रबंध समिति के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं की प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यकर्ताओं की नियुक्ति और भवनों का निर्माण आदि सभी कार्य होते थे। इस प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की आर्थिक स्थिति धनी मानी राजाओं और श्रेष्ठियों के दान पर निर्भर करती थी। प्रमुख शिक्षा केंद्रों में सर्वप्रथम नाम आता है नालंदा विश्वविद्यालय का। छात्राओं, नालंदा का विश्वविद्यालय पटना के 40 मील दक्षिण में बड़गांव नामक स्थान में स्थित था। इसके नामकरण के विषय में विभिन्न धारणाएं हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ पर कमल नालों की अधिकता थी, इसी से नालंदा कहा गया। कुछ इसके नाम की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहाँ किसी भी समय अध्ययन को विश्राम न मिले। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान था। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित यह स्थान अति शीघ्र एक ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र बन गया। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन की शिक्षा के अतिरिक्त अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी। धर्म का प्राचीन केंद्र होने पर भी नालंदा के विकास में गुप्त शासकों ने जो सराहनीय योग दिया, वह उनकी धार्मिक सहिष्णुता और विचारों की व्यापकता का उज्जवल पक्ष है। उत्खनन के आधार पर ज्ञात होता है कि इस विश्वविद्यालय का क्षेत्रफल 1 मील लंबा और आधा मील चौड़ा था। इसके चारों ओर एक चहार दीवारी थी और मध्य में विभिन्न राजाओं द्वारा निर्माण कराया हुआ विहार था। इसके भवन 4 भागों में विभक्त थे। विद्यार्थियों के आवास, दूसरा विद्यार्थियों के भवन, तीसरा पुस्तकालय के कक्ष और चौथा धार्मिक भवन। जब चीनी यात्री इत्सिंग भारत आया, उस समय नालंदा में छात्रों की संख्या 3000 थी, किंतु श्यानचांग के समय बढ़कर के 10,000 हो गई। यहाँ लगभग 1500 शिक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों के अध्ययन की सुविधा के लिए धर्मगंज नामक एक बृहद पुस्तकालय था, जो 3 भव्य भवनों में स्थित था। इसकी यह विशेष सुविधा थी क्योंकि गुप्त अभिलेखों तथा दान पत्रों से ज्ञात होता है कि राजा लोग पुस्तकों की प्रतिलिपियां कराने के लिए, नवीन पुस्तकों की रचना करने और अनुवाद के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। शिक्षा के केंद्र के रूप में नालंदा की बड़ी ख्याति थी। यहाँ के विद्यार्थियों और शिक्षकों के ज्ञान का स्तर ऊंचा था। यहाँ
का एक अध्यापक लगभग 10 छात्रों को पढ़ाता था। यहाँ के विशालकाय अध्यापन कक्षों में प्रतिदिन 100 व्याख्यानों का आयोजन किया जाता था। यहाँ पर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विशेष अध्ययन किया जाता रहा था। पाली भाषा की शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाती थी। नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, धर्म कीर्ति आदि महायान विचारकों ने इसी शिक्षा केंद्र से अपनी उन्नति की थी। धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, प्रभामित्र, जिनमित्र, दिंगनांग, आर्यदेव, ज्ञानचंद्र आदि ऐसे ही प्रतिभाशाली विद्वान थे जिनके आकर्षण से दूरस्थ विद्यार्थी भी ज्ञानार्जन के निमित्त आते थे। नालंदा की ख्याति केवल देश में ही नहीं सीमित थी, इसकी प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय थी। छात्राओं, आज हमने नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में अध्ययन किया। नेक्स्ट टर्न पर हम अन्य शिक्षा केंद्रों के विषय में अध्ययन करेंगे।